देहरादून के एक प्राइवेट अस्पताल के ठंडे और खामोश रास्ते में कदमों की आवाज गूंज रही थी। 6 महीने बाद कबीर न्यूयॉर्क से अपने वतन लौटा था। न्यूयॉर्क की भाग दौड़ और सख्त जिंदगी में उसकी दादी की कांपती आवाज बार बार उसके दिल को छू रही थी। तब उसका इरादा तो बिल्कुल भी भारत आने का नहीं था, लेकिन उसकी दादी का फोन कॉल उसे आने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसकी एक दादी ही थी जिनके लिए कबीर देहरादून आता था और उनके गांव के पुराने घर में कुछ दिन बिताता था। इसके अलावा उसे किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं था। तब हर फोन कॉल में उसकी दादी का उदास लहजा, उनकी सांसों की हिचकी और बेटा एक बार आकर मुझे देख ले, ये गुजारिश उसे न्यूयॉर्क में चैन नहीं लेने देती थी। इसलिए मजबूरन उसे अपने देश भारत आना पड़ा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि किस्मत उसे ऐसी जगह ले आएगी जहां उसके दिल की धड़कनें एक पल के लिए थम सी जाएंगी और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। फिर उसे जीने की एक नई वजह मिल जाएगी। तब कबीर अस्पताल के रास्ते से गुजर रहा था। तब उसके हाथ में उसकी दादी की दवाइयों की लिस्ट थी और नजरें मोबाइल पर झुकी थी। तभी एक औरत की आवाज ने जैसे पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया, क्योंकि वो कांपती, घबराई और बेचैन सी आवाज थी। प्लीज डॉक्टर, मेरी तबीयत बहुत खराब है, एक बार मुझे चेक कर लीजिए। मैं जानती हूँ डिलीवरी का वक्त अभी नहीं आया है, लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कहीं मेरा बच्चा समय से पहले, प्लीज डॉक्टर मेरी मदद कीजिए, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। इससे पहले मैं हर मेडिकल स्टोर पर गई थी, लेकिन सबने मुझे अस्पताल जाने को कहा। तो ये अस्पताल नजदीक था, इसलिए यहाँ आ गई। हालांकि मैं जानती हूँ ये बड़ा प्राइवेट अस्पताल है, लेकिन यहाँ इंसानियत तो होगी ना, इसलिए मेरी मदद कर दीजिए, वरना मैं मर जाऊंगी। इतना सुनते ही कबीर के कदम अचानक से रुक गए, क्योंकि उस औरत की आवाज में इतना दर्द था कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। तब सामने थोड़ी दूर पर एक नर्स खड़ी थी, लेकिन उसकी आवाज में सख्ती और आंखों में नफरत थी। लेकिन फिर भी कबीर को लगा कि शायद वो नर्स उस औरत की मदद करेगी। लेकिन उस नर्स के शब्दों ने उसे हैरान कर दिया, क्योंकि उस नर्स ने कहा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं और यहाँ सिर्फ वैध बच्चों की जिम्मेदारी ली जाती है। लेकिन तुम ऐसे बच्चे को लेकर अपने कोख में लेकर घूम रही हो, जिसका बाप कौन है पता नहीं। बताओ तुम्हारा पति कहाँ है? तुम क्या समझती हो बिना पति के यहाँ आओगी और हम तुम्हारी डिलीवरी कर देंगे? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अब तुम यहाँ से निकलो, क्योंकि ये कोई सड़क छाप अस्पताल नहीं है। इसलिए पहले तुम अपने पति को लाओ, फिर अपना इलाज करवाओ। इतना सुनकर कबीर चौंक कर देखने लगा, क्योंकि सामने एक गर्भवती लड़की हाथ जोड़े खड़ी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो कांप रही थी। तब उसे खड़ा होने में भी मुश्किल हो रहा था। ऊपर से उस नर्स का रवैया बेहद सख्त था। तभी वो गर्भवती लड़की रोते हुए बोली, प्लीज नर्स, मेरी बात सुनिए। मेरा बच्चा अवैध नहीं है, मेरी शादी हुई है। हालांकि अभी मेरा पति मेरे साथ नहीं है, मैं अकेली हूँ, लेकिन ये बच्चा वैध है। अभी मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं मर जाऊंगी। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। आप यहाँ की नर्स स्टाफ हो ना, तो आप अपने डॉक्टर को बता दीजिए, वो मेरी फरियाद जरूर सुनेंगे। मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए। तब प्रिया की आवाज में सच्चाई का दर्द था। तभी उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। तब उसकी बेबसी ने कबीर का दिल दहला दिया। तब कबीर का सीना जोर जोर से धड़क रहा था और उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तब कुछ पल तक वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। तब उसे तो अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर अपनी दादी की दवाइयां लेने जाना था, लेकिन जैसे किसी अनजाने डर ने उसे जकड़ लिया हो। तभी उसने धीरे से अपना कदम उस लड़की की तरफ बढ़ाया। फिर जैसे ही उसने उस लड़की का चेहरा गौर से देखा, उसकी सांसें थम गईं। उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया। तब उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने को मुट्ठी में जकड़ लिया हो, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिया थी। वही प्रिया जिससे 6 महीने पहले कबीर की शादी हुई थी। लेकिन वो शादी सिर्फ कबीर की जिद और हवस का नतीजा था और उसने प्रिया के साथ सुहागरात पर क्रूरता किया था। तब प्रिया रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कबीर ने उसकी एक न सुना। फिर सुबह होते ही उसने बिना किसी रहम के प्रिया को उसके मायके छोड़ दिया और अपनी मर्दानगी का दम भरते हुए वो न्यूयॉर्क चला गया। तब प्रिया की चीखें, उसकी बेबसी, उसके आंसू, सब कुछ कबीर ने नजरअंदाज कर दिया था। और आज वही प्रिया उसी के बच्चे की मां बनकर दर्द से तड़पती हुई उस अस्पताल में नर्स से मदद की भीख मांग रही थी। वैसे कबीर एक बड़ा बिजनेसमैन आदमी था। वो न्यूयॉर्क में अपनी कंपनी चलाता था, लेकिन उसका बच्चा, जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था, उसकी मां के साथ इस हाल में खड़ा था कि तब प्रिया दर्द से दोहरी हो रही थी और पेट पर हाथ रखे तड़प रही थी। तब उसके चेहरे पर पीलापन छा गया था। आंखों के नीचे काले घेरे और कमजोरी से झुकी कमर और कांपती हुई आवाज सुनकर अब कबीर का दिल फटने लगा था। तब उस नर्स के तीखे ताने अभी खत्म भी नहीं हुए थे कि प्रिया के शरीर में एक तेज झटका सा लगा।
तभी उसकी चीख अचानक हवा में गूंज उठी। तब वो दीवार का सहारा लेते हुए पेट पकड़कर नीचे बैठ गई। तब उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, होंठ सफेद पड़ गए थे और आंखों में गहरा दर्द झलक रहा था। तब वो नर्स भी एक पल के लिए घबरा गई, जो बातों से ही प्रिया को भगा देना चाहती थी, लेकिन उसकी बिगड़ती हालत देखकर उसके होश उड़ गए। तभी कबीर जैसे किसी गहरे सपने से जागा। फिर वो तुरंत होश में आया और प्रिया की तरफ भागा। तब वो चाहता तो वहां से भाग सकता था, लेकिन अपने बच्चे की खातिर वो एक कदम भी पीछे नहीं हटा। लेकिन इससे पहले कि वो प्रिया को सहारा दे पाता, प्रिया की आंखें बंद हो गईं। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देखकर कबीर का दिल दहल गया, लेकिन अगले ही पल उसने प्रिया को अपनी बाहों में उठा लिया। तब उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था कि अभी गले से बाहर निकल आएगा। तभी उसने गुस्से से उस नर्स को देखा और चिल्लाया, नर्स, जाओ फौरन किसी लेडी डॉक्टर को बुलाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कब से एक लड़की तुम्हारे सामने तड़प रही थी और मदद मांग रही थी, और तुम वैध अवैध की बहस में उलझी थी। इसलिए याद रखना, अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब वो नर्स कबीर के पहनावे और उसके गुस्से से डर गई, क्योंकि तब कबीर का रौबदार लहजा बता रहा था कि वो कोई आम आदमी नहीं है। इसलिए बिना कुछ कहे वो नर्स पलटी और लेडी डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ पड़ी। तभी कबीर ने प्रिया को बाहों में मजबूती से थामा और इमरजेंसी रूम की तरफ दौड़ पड़ा। तब वो इंतजार करने के मूड में नहीं था, क्योंकि तब किसी भी कीमत पर वो प्रिया की सेहत के साथ समझौता नहीं करना चाहता था। तब हर कदम पर उसका दिल और जोर जोर से धड़क रहा था। तब उसकी नजरें कभी प्रिया के बेजान चेहरे पर जाती तो कभी उसके फूले हुए पेट पर, क्योंकि वो बच्चा, यानी उसका बच्चा, इस एहसास ने ही उसे अजीब सी बेचैनी में डाल दिया था। तब इमरजेंसी रूम में पहुंचकर कबीर ने प्रिया को एक खाली बिस्तर पर लिटाया। उसी पल सीनियर डॉक्टर शालिनी ओंझा तेजी से इमरजेंसी रूम में अंदर आई। तब उनके हाथ में दस्ताने, चेहरे पर चिंता और साथ में वो नर्स थी। आते ही डॉक्टर शालिनी ने कहा, सर प्लीज आप बाहर जाइए, हम इलाज शुरू कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी पत्नी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी कबीर ने इनकार में अपना सिर हिलाया और बोला, डॉक्टर मैं कहीं नहीं जा रहा, आप इलाज शुरू करिए। और सुन लीजिए, अगर मेरी पत्नी या मेरे बच्चे को जरा सी भी खरोंच आई तो मैं इस अस्पताल को आग लगा दूंगा। तब कबीर की आवाज भारी थी, तो डॉक्टर शालिनी ने एक पल के लिए कबीर को देखा, फिर प्रिया की हालत देखकर बिना वक्त गंवाए अपना काम शुरू कर दिया। तभी डॉक्टर के कहने पर नर्स ने फौरन ड्रिप लगाई और दूसरी नर्स ने ऑक्सीजन मास्क तैयार करके प्रिया के चेहरे पर लगाया। फिर डॉक्टर शालिनी ने प्रिया के पेट की जांच शुरू की। तब कबीर इमरजेंसी रूम के कोने में खड़ा था, अपनी मुट्ठियां बांधे और सांस रोके हुए। हालांकि तब वो वहां अपनी दादी की दवाइयां लेने आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये अस्पताल उसे 6 महीने पीछे ले जाएगा, जबकि न्यूयॉर्क जाकर वो प्रिया को पूरी तरह भूल चुका था। उसके दिमाग में जरा भी ख्याल नहीं था कि प्रिया अभी भी उसकी जिंदगी का हिस्सा है और अब वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। लेकिन अब कबीर हर पल प्रिया के चेहरे को देख रहा था। तब प्रिया बहुत कमजोर लग रही थी और उसकी ये हालत सिर्फ कबीर की वजह से थी, और वो वक्त पर उसके साथ भी नहीं था। ये एहसास उसे अंदर ही अंदर पछतावे में डुबो रहा था। तब कुछ देर बाद कबीर कमरे से बाहर निकल आया और बेचैनी से अस्पताल के गलियारे में टहलने लगा। तब करीब 1 घंटे बाद इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर शालिनी बाहर आई। तब उनके पीछे वो नर्स प्रिया को कंबल से ढक रही थी। तभी कबीर तेजी से डॉक्टर के पास गया और पूछा, डॉक्टर उसकी तबीयत कैसी है, क्या हुआ था उसे? तब कबीर बहुत बेचैन था। ये देखकर डॉक्टर शालिनी ने पहले गहरी सांस ली और फिर बोली, सर बच्चा अभी नहीं आ रहा, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। खाने पीने की कमी और कमजोरी की वजह से उनका शरीर अब मामूली दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इतना सुनते ही कबीर की आंखों में एक तड़प उभर आई। फिर उसने तुरंत पूछा, डॉक्टर कोई खतरा तो नहीं ना, माँ और बच्चा दोनों ठीक है ना? इस पर डॉक्टर शालिनी ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, फिलहाल तो उनकी हालत स्थिर है, लेकिन कम उम्र की गर्भावस्था है, इसलिए खतरा बहुत है। इसलिए अगर मानसिक तनाव या शारीरिक तकलीफ और बढ़ी तो बच्चा खो सकता है और माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। इतना कहकर डॉक्टर एक पल रुकी, फिर गंभीर होकर बोली, वैसे आप उनके क्या लगते हैं? इस पर कबीर ने नजरें झुकाया और धीरे से कहा, वो मेरी पत्नी है। तब उसका लहजा थोड़ा लड़खड़ा रहा था। तभी डॉक्टर शालिनी ने कहा, सर आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन अब आपको अपनी पत्नी का और ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पत्नी खुद अभी लड़की है और अब माँ बनने जा रही है, जो अभी उनका सही टाइम नहीं है। इसीलिए अब भी उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो तनाव या कोई सदमा बर्दाश्त कर सके। इसलिए अगर उन्हें तनाव मिला
तो माँ और बच्चे दोनों के जान का खतरा हो सकता है। इतना सुनते ही कबीर खामोश हो गया। तब उसके दिल में जैसे तूफान मच गया था। तब उसके किए की सजा उसके कंधों पर बोझ बनकर लद गई थी, क्योंकि वो सिर्फ प्रिया का पति नहीं था, बल्कि उस जख्म का पहला कारण भी था जिसने प्रिया को इस हाल तक पहुंचाया था। लेकिन अब शायद यही वक्त था जब उसे सब कुछ संभालना था, अपनी बीवी और अपने बच्चे को। इसके बाद डॉक्टर शालिनी चली गई, लेकिन कबीर चुपचाप बाहर बैठ गया। तब वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। अब पूरे 3 घंटे गुजर चुके थे और अस्पताल की सफेद रोशनी, इमरजेंसी रूम की ठंडक और खामोशी के बीच कबीर के कदम धीरे धीरे प्रिया के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। तब उसका दिल हर कदम पर जैसे किसी अनजाने बोझ से दबा चलता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर जाए या नहीं, क्योंकि अब वो इस हाल में प्रिया से सामना कैसे करेगा, उसे क्या जवाब देगा। तब उसके दिल में ऐसे कई सवालों की भगदड़ मची हुई थी, लेकिन फिर भी अंदर तो जाना ही था। इसलिए कबीर ने हिम्मत जुटाया और कमरे में दाखिल हुआ। तब उस कमरे में गहरी थकान, उदासी और खामोशी छाई थी। उसी में बिस्तर पर प्रिया बिल्कुल बेजान सी लेटी हुई थी। तब उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे, होंठ सूखे थे और पेट उभरा हुआ। तब उसकी सांसें हल्की हल्की आ रही थीं, जैसे कोई हाथ वाला टूटा पंखा चला रहा हो। तभी कबीर धीरे धीरे उसके पास गया और फिर उसकी नजरें प्रिया के चेहरे पर ठहर सी गई। तब उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने हिम्मत करके अपना हाथ प्रिया के पेट पर रखा। तभी अचानक उसकी आंखें चमक उठी और उसके पूरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। तब उस स्पर्श ने कबीर के अंदर जैसे कुछ तोड़ दिया। लेकिन तभी अपने बच्चे को महसूस करते ही कबीर एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। और ये वही प्रिया थी जिसे उसने एक रात की हवस समझकर इस्तेमाल किया था और अगली सुबह बेरहमी से उसके मायके के दरवाजे पर छोड़कर न्यूयॉर्क चला गया था। और उसे याद भी नहीं था कि प्रिया उस वक्त किस हाल में थी, क्या बोली थी। यहां तक कि उसका चेहरा भी कबीर के दिमाग से धुंधला पड़ चुका था। लेकिन आज वही चेहरा उसके दिल को झकझोर दिया था, जिससे कबीर का पत्थर सा दिल पिघल गया और वो आंखों में आंसू लिए प्रिया को देखने लगा था। तभी प्रिया ने कबीर के हाथ की गर्माहट महसूस की और धीरे से अपनी आंखें खोली। लेकिन तभी रोशनी की चुभन से उसकी पलकें झपक गई। लेकिन फिर उसने हिम्मत बांधकर अपनी आंखें खोली। फिर सामने खड़े कबीर को देखकर उसकी नजरें उस पर ठहर सी गईं। तब पहले उसे लगा शायद बुखार या दर्द की वजह से कोई भ्रम हो रहा है, इसलिए उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी जब फिर से उसने अपने पेट पर कबीर का हाथ का स्पर्श महसूस किया तो वो चौंक गई। फिर हड़बड़ाकर उसने अपनी आंखें खोली और उठने की कोशिश की। तब वो हैरान थी कि ये कैसे हो सकता है। तब ये सवाल उसे अंदर तक हिला गया। तभी कबीर फौरन झुककर उसे सहारा देते हुए बोला, लेटी रहो प्रिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने तुम्हें पूरा आराम करने को कहा है, इसीलिए अब जरा भी लापरवाही मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना सुनते ही प्रिया की आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि ये कोई भ्रम नहीं था, बल्कि ये सच था। तब वो कुछ पल तक बस कबीर को ताकती रही, जैसे यकीन नहीं कर पा रही थी कि सामने वही शख्स खड़ा है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। फिर प्रिया ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, आप सचमुच मेरे सामने हैं या ये कोई सपना है? तब प्रिया की आवाज लड़खड़ा रही थी, लेकिन तभी उसकी आंखों में एक आशा की किरणें चमकने लगी। लेकिन तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी कबीर ने गहरी सांस लिया और धीरे से बोला, हाँ प्रिया, मैं ही हूं कबीर। इस पर प्रिया खामोश रही। हालांकि तब उसकी सांसें तेज हो गई थी, जैसे उसका दिल अभी रुक जाएगा। तभी कबीर की आवाज में एक हल्की सी सख्ती आ गई तो उसने कहा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? अगर गर्भवती थी तो कम से कम अपनी देखभाल तो कर सकती थी। अगर तुम्हें मुझसे नफरत थी तो अपने आप से नफरत क्यों की? ये क्या हालत कर रखी है अपनी? तुम्हें पता भी है तुम्हारी इन लापरवाहियों से तुम्हारी और मेरे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। इतना कहकर उसने प्रिया के पेट को हल्के से सहलाया। तभी प्रिया की आंखें एक पल को भर आईं। तब वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक सी गई। तब वो बस कबीर को देखती रही। तभी कबीर ने अपना नजरें चुराया, जैसे अपने ही शब्दों से वो शर्मिंदा हो, क्योंकि वो जानता था कि प्रिया की ये हालत सिर्फ उसकी लापरवाही का नतीजा नहीं, बल्कि उसके दिए जख्मों का भी परिणाम है। लेकिन अब चाहे वो चाहे या ना चाहे, उसे उन जख्मों का मरहम बनना था, क्योंकि वो सिर्फ प्रिया का पति नहीं, बल्कि अपने बच्चे का बाप भी था। तब कबीर के चेहरे पर उलझन थी। तब वो कुछ और कहने ही वाला था कि प्रिया ने धीरे से आंखें खोलकर खुद ही बात शुरू की। उसने कहा, ये सब आपकी ही देन है। आप ही तो थे जो मुझे इस हाल में छोड़कर चले गए, और अब 6 महीने बाद आज मेरे सामने खड़े हैं। तब कहाँ चले गए थे आप? क्या कभी आपने पलटकर सोचा कि मैं जिंदा हूं भी या मर गई? तब आपने मुझसे कितने प्यार के दावे किए थे, फिर मुझे घर से भगाया
और फिर रुस्वा करके छोड़ दिया। जबकि मैं कहती रही, मैं भागना नहीं चाहती, मेरे पिताजी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन आपने मेरी एक न सुनी, बल्कि हर बार मुझे डराया धमकाया, और जब मैंने वो कदम उठाया तो आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए। यही था आपका प्यार। तब प्रिया की आवाज भारी थी, जख्मों से लदी हुई। तभी कबीर कुछ बोलने ही वाला था कि प्रिया सख्त लहजे में बोल पड़ी, क्या आपको नहीं पता कि भागी हुई लड़कियों को कोई स्वीकार नहीं करता? आपने सब जानते हुए भी मुझे मेरे घर के दरवाजे पर छोड़ दिया, और अब पूछ रहे हैं कि मैंने अपनी देखभाल क्यों नहीं की। आप खुद ही सोचिए, आपने मुझे सुकून से जीने का मौका ही कब दिया? इतना सुनते ही कबीर गुस्से में आ गया और बोला, क्या मतलब तुम्हारा? और तुम इन 6 महीनों में कहाँ थी? क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें पनाह नहीं दिया? तब कबीर की आवाज अचानक बदल गई, जो अब तक चुपचाप सिर झुकाए प्रिया की हर बात सुन रहा था। लेकिन इस सवाल पर उसने झटके से सिर उठाया, फिर प्रिया से सवाल पर सवाल पूछने लगा। तभी प्रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, जब तुम मुझे मेरे घर के दरवाजे पर छोड़कर चले गए, उसी वक्त मेरे पिताजी ने दरवाजा खोला, फिर उन्होंने मुझे मारा। तब थप्पड़, लात और गालियां सब मिला मुझे, और आखिर में मुझे बाहर धकेल दिया गया। तब मैं फिर तुम्हारे घर गई, वहां तुम्हारे गेट पर खड़ी होकर गिड़गिड़ाई, फिर सिक्योरिटी गार्ड से तुम्हारा नंबर मांगी, लेकिन किसी ने मेरी बात तक नहीं सुनी, बल्कि उन्होंने मुझे अपमानित करके वहां से भगा दिया। उन्होंने कहा कि मैं भिखारन हूं और उन्हें परेशान करने आई हूं। इतना सुनते ही कबीर वापस खामोश हो गया, फिर उसकी नजरें वापस से झुक गईं। लेकिन तभी उसके दिल में एक अजीब सा शक जाग उठा। तभी प्रिया ने आगे कहा, इन 6 महीनों में मैंने एक छोटे से ढाबे में वेटर की नौकरी की, और बस इतना कमा पाई कि पेट भर सकी। लेकिन तब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपना इलाज करवा सकूं। यहां तक कि दवाइयों के लिए भी हाथ फैलाना पड़ता था। तुम नहीं समझ सकते मैंने कितनी मुश्किलें झेली। तब कबीर की खामोशी गहरी होती गई। फिर अचानक वो ठंडे लहजे में बोला, ये बच्चा मेरा ही है ना? इस पर प्रिया ने एक पल उसे देखा, फिर जैसे सदमे में हंस पड़ी। तब उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों मिल गया। फिर वो बोली, कबीर, तुम कितने नीच इंसान हो, ये तो मुझे सुहागरात को ही पता चल गया था। लेकिन इतने महीनों बाद तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। मेरी बर्बादी तुम्हारी वजह से हुई या किसी और की? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सवाल पूछते हुए? तब ये कहते हुए प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने महीनों बाद उसे ऐसे शब्द सुनने पड़ेंगे। इस पर कबीर ने अपनी मुट्ठियां कसकर मूंद लिया। तभी प्रिया ने गुस्से और बेबसी से कहा, मेरी आंखों के सामने अब दोबारा मत आना। अब मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहूंगी, इसलिए यहां से चले जाओ। ये कहते हुए उसने गुस्से में अपनी ड्रिप खींचने की कोशिश की। तब वो बस वहां से भाग जाना चाहती थी, जहां कबीर का साया भी हो। तभी कबीर आगे बढ़ा और सख्त लहजे में बोला, ऐसी बेवकूफी करने की जरूरत नहीं प्रिया। जब ड्रिप खत्म हो जाए तो चली जाना, मुझे भी तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना। पता नहीं किसका बच्चा मेरे सिर थोपने की कोशिश कर रही हो। अच्छा हुआ तुमने अपने मुंह से सच बोल दिया, वरना मैं बेवजह भावुक होकर इस गलती को अपने सिर ले लेता। इतना सुनने के बाद प्रिया की आंखों में जैसे मौत उतर आई हो, वो सुन्न हो गई। तब उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कबीर इतना भी क्रूर हो सकता है। तब कबीर एक पल रुका, फिर बिना पलटकर देखे कमरे से बाहर निकल गया। तब उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई। तब प्रिया चुपचाप उसकी पीठ को देखती रही। तब उसकी आंखों में बिना आवाज के आंसू ठहर गए। तब उसका दिल चाहता था कि वो चीख कर कह दे, नहीं कबीर, ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा है, चाहो तो डीएनए टेस्ट करवा लो। लेकिन जिन जख्मों को उसने अकेले सहा था, उनमें अब किसी और का साया भी उसे बर्दाश्त नहीं था, और इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उस क्रूर इंसान का नाम उसके बच्चे के साथ जुड़े, जिसमें उसकी तकलीफ, उसकी तन्हाई और मां बनने की पीड़ा सिर्फ उसकी थी। इसलिए वो कबीर को उसमें शामिल नहीं करना चाहती थी। तब प्रिया चुपचाप लेटी रही। तब उसकी आंखें छत की पंखे पर टिकी थीं। तब उसके दिल में एक खामोश फैसला जन्म ले चुका था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। उधर कबीर की दादी का कमरा भी हल्के अंधेरे में डूबा था। दीवार के साथ लगे बिस्तर पर साफ सुथरी सफेद चादर बिछी थी। कमरे में मशीनों की हल्की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। वहीं कबीर अपनी दादी के पास चुपचाप सिर झुकाए कुर्सी पर बैठा था। तब वो प्रिया के कमरे से सीधे यहां आया था। तभी उसकी दादी ने धीरे से आंखें खोली और धुंधली नजरों से कबीर को देखी। तब उनके दिल को जैसे ठंडक मिली। फिर वो बोली, हैरान हूं, तू इतनी जल्दी आ गया। काश तू अपनी दादी का ख्याल तो रखता है। इस पर कबीर ने अपना सिर उठाया। तभी उसकी दादी ने हल्के शिकवे भरे लहजे में कहा, तुझे अपनी दादी की जरा भी फिक्र नहीं कबीर। तुझे पता है मुझे तुझसे कितना प्यार है। मेरे और भी पोते पोतियां हैं कबीर, लेकिन तू जानता है ना
कि मेरी जान तो बस तुझ में ही बसती है, इसलिए मुझे कोई और नहीं चाहिए, बस मेरा पोता कबीर चाहिए। लेकिन तुझे तो अपनी दादी की कोई फिक्र ही नहीं है, चाहे मैं मरूं या जीऊं। तब कबीर की दादी ने शिकवे भरे लहजे में यह सब कहा तो कबीर ने सुनकर अपनी नजरें झुका लिया। फिर उसने अपनी दादी के हाथों पर एक नजर डाला जिन पर बुढ़ापे की झुर्रियां उभर आई थीं। तब वो अपनी दादी को दिलासा देना चाहता था और हमेशा की तरह उन्हें गले लगाकर उनके सारे गिले शिकवे धो देना चाहता था। लेकिन प्रिया के साथ जो कुछ हुआ था उसने उसकी हिम्मत तोड़ दिया था, इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तब एक अजीब सी बेचैनी ने उसे जकड़ लिया था। तभी उसकी दादी ने आगे कहा, और तू तो मुझे छोड़कर पूरे 6 महीने न्यूयॉर्क में रहा, तू एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तब उनकी आवाज में हल्की सी कांप सुनाई दिया तो कबीर ने धीरे से सिर झुकाकर जवाब दिया, बस दादी, एक परेशानी आ गई थी तो यहाँ रुक नहीं सकता था, इसीलिए जाना पड़ा। लेकिन देखो, आपके एक फोन पर मैं वापस आ गया, फिर भी आप इतनी बातें सुना रही हो। इस पर उसकी दादी ने तुरंत माथे पर बल डालते हुए कहा, झूठ मत बोल कबीर, एक फोन पर? मैंने कितने फोन किए हैं, कितनी बार गिड़गिड़ाई रोई, लेकिन तूने कोई परवाह नहीं किया। लेकिन अब जब तुझे लगा कि तेरी दादी बीमार है, शायद मरने वाली है, तब जाकर तू लौट कर आया। तू भी अपने बाप की तरह बेपरवाह होता जा रहा है। एक दिन देखना, मैं इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तब तुझे एहसास होगा कि कोई था जो तुझे पागलों की तरह चाहता था। इतना सुनते ही कबीर का दिल दुख से भर गया। तभी उसने झुककर अपनी दादी के माथे को प्यार से चूमा और बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा दादी, ये सब आपके दिल का वहम है। आपके बिना तो कबीर कुछ भी नहीं, बस हालात ऐसे हो गए थे कि रुक नहीं सका। लेकिन दिल चाहता था कि रुकूं, लेकिन दम घुटने लगा था, इसलिए चला गया। अब मुझे माफ कर दो दादी। तब उसकी आवाज में नरमी और तड़प थी। तभी उसकी दादी ने एक लंबी सांस ली और प्यार से बोली, अब तेरी शादी करवा दूंगी और तेरी पत्नी की आंचल से बांध दूंगी तुझे, ताकि तू कहीं जा न सके। फिर तुझे किसी और देश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर मेरा पोता मेरी आंखों के सामने रहेगा। इस पर कबीर ने मुस्कुराने की कोशिश तो किया, लेकिन उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई, जैसे जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कान सजाया हो। क्योंकि तब अचानक उसके दिमाग में प्रिया का रोता हुआ वो चेहरा उभर आया, जो उस इमरजेंसी रूम की दीवार के पास सिमटी हुई थी, और दर्द में डूबा उसका चेहरा, आंखों में आंसू और बेबसी, जैसे उसकी हर सांस कबीर से सवाल कर रही हो। इसलिए उसकी मुस्कान एक पल में गायब हो गई और उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे लगने लगा जैसे वह कमरा छोटा पड़ रहा हो, जैसे सांसें रुक रही हों। फिर भी कुछ देर अपनी दादी के पास बैठकर उनके हाथ सहलाया। फिर अचानक कबीर उठकर खड़ा हुआ और उलझन भरे लहजे में कहा, आप थोड़ा आराम करिए दादी, मैं बाहर होकर आता हूँ। इस पर उसकी दादी ने धीरे से सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो आ गया था, यही सोचकर उन्हें सुकून मिला था। तभी कबीर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला, लेकिन अब उसके दिमाग में प्रिया की आवाज गूंज रही थी, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया कबीर। हालांकि उसे पता था कि प्रिया झूठ नहीं बोल रही थी, क्योंकि वो तो बहुत भोली थी और हर बात साफ साफ कह देती थी, और वो बच्चा उसका ही था। ये बात भी अब कबीर को धीरे धीरे समझ आ रही थी, और उसने शक करके गलती कर दिया था, यह भी उसे समझ आ रहा था। लेकिन अब वो अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। लेकिन अब प्रिया के वो बात कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया कबीर, ये शब्द बार बार कबीर के दिमाग में गूंज रहे थे। तब वो तेज कदमों से प्रिया के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। जब वो उसके कमरे में गया तो वहां बिस्तर खाली पड़ी थी। खाली बिस्तर देखकर उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। उसकी पलकें झपकने लगी। गिर अपनी नजरें कमरे में इधर उधर घुमाया, लेकिन प्रिया कहीं नहीं थी। तब उसे लग रहा था जैसे उसका दिल अभी के अभी फट जाएगा, जैसे प्रिया नहीं मिली तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। तभी वो तुरंत कमरे से बाहर निकला और पास से गुजर रही एक नर्स से पूछा, यहाँ जो लड़की भर्ती थी वो कहाँ गई, जल्दी बताओ मुझे। तब उस नर्स ने पहले कबीर को एक नजर देखा, तब उसके रौबदार लहजे से वो उसे पहचान गई कि ये वही शख्स है जो प्रिया के साथ था। फिर वो बोली, मैडम जा चुकी हैं, जाते वक्त कहा कि उनका बिल आप भर देंगे, इसलिए आप जरूर बिल चुका दीजिएगा। तभी कबीर ने चौंक कर पूछा, वो कब गई, कितना वक्त हो गया। इतना कहकर उसने इधर उधर नजरें दौड़ाया। तभी नर्स ने सिर हिलाकर कहा, अभी अभी निकली हैं, शायद पार्किंग की तरफ गई होंगी। क्या बात है सर, सब ठीक है ना। तब कबीर ने बिना जवाब दिए तेजी से पार्किंग की ओर दौड़ लगा दिया, क्योंकि उस वक्त उसे बस प्रिया को रोकना था, जो अभी ठीक हालत में नहीं थी। तब उसके कदमों की रफ्तार उसके दिल की धड़कनों के साथ उलझ रही थी। तब एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरे हुई थी, जैसे कुछ छिनने वाला हो, क्योंकि वो जानता था कि उसने प्रिया पर इल्जाम लगाया था और उसे बेवफा कहा था। लेकिन प्रिया की वो आंखें, उनमें छिपी सच्चाई अब भी उसके दिल में गूंज रही थी।
उसके तंज में कहे शब्द अब कबीर के सीने पर बोझ बन गए थे। तभी पार्किंग में पहुंचकर कबीर ने चारों तरफ नजरें दौड़ाया तो थोड़ी दूर पर दीवार का सहारा लिए प्रिया धीरे धीरे थकी हुई चाल में बाहर की ओर बढ़ रही थी। तब उसे देखकर कबीर को अंदर तक सुकून मिला, जैसे उसने अपनी सबसे कीमती चीज ढूंढ ली हो। क्योंकि प्रिया सचमुच बहुत कीमती थी, क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ थी, तो वो उसे ऐसे कैसे जाने दे सकता था। तभी कबीर तेज कदमों से प्रिया के पास गया और एक झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा, जिससे प्रिया घबरा गई और उसकी आंखें फैल गईं, पलकें कपाने लगी। तभी कबीर ने सख्ती से पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? तब प्रिया ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। फिर रूखे लहजे में बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुमने तो कह दिया था कि ये बच्चा किसी और का है, और तुम्हारी पत्नी होते हुए भी मैंने गलत काम किया है, यही कहा था ना तुमने? इस पर कबीर ने एक गहरी नजरों से उसे देखा, फिर बोला, जो पूछा है उसका जवाब दो, मेरे सामने इधर उधर की बातें मत करो। तब वो जानबूझकर सख्त लहजा अपना रहा था ताकि प्रिया को वो अपने साथ रख सके। तब प्रिया उसके सख्त रौबदार लहजे से डर गई। फिर सिर झुकाकर धीरे से बोली, हॉस्टल में रह रही हूं। इस पर कबीर ने सख्ती से कहा, लेकिन अब तुम वहां नहीं रहोगी, ये मेरा आदेश है, और तुम अभी मेरे साथ चल रही हो। मेरी दादी यहीं भर्ती हैं, उनके कमरे में चलो, इसलिए अब तुम्हें हॉस्टल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही प्रिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। फिर उसने तंज कसते हुए पूछा, क्यों? तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों, जबकि तुमने तो इस बच्चे को गलती की पोटली कहा था ना? फिर मेरी फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं अपने बच्चे और खुद को संभाल सकती हूँ। इतना सुनते ही कबीर एक कदम और प्रिया के करीब आया और ताना मारते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे अब भी यकीन नहीं है कि ये बच्चा मेरा है भी या नहीं, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हें इस हाल में दूसरों की नजरों का तमाशा नहीं बनने दे सकता, और मेरे होते हुए तुम किसी और की शान नहीं बन सकती। इसलिए मेरे साथ चलो और अपनी जबान बंद रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब प्रिया ने पीछे हटने की कोशिश की और बोली, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती कबीर। तब प्रिया का खून कबीर के रवैये से खौल रहा था। तब उसे अपना अपमान बर्दाश्त था, लेकिन कबीर का साथ नहीं। तभी कबीर की नजरें और सख्त हो गई। फिर उसने एक ऐसी नजर डाला जिसमें बरसों का दबदबा झलकता था, जिसे देखकर प्रिया का दिल कांप गया और उसके कदम अपने आप धीमे पड़ गए और वो चुपचाप उसके साथ चलने लगी, क्योंकि कबीर की आंखें ही ऐसी थीं जो हमेशा उसे डरा देती थीं, और अब भी यही हुआ। उस पल दोनों कुछ नहीं बोले। तब बस उनके कदमों की आवाज ही गूंज रही थी। हालांकि तब अंदर ही अंदर प्रिया के दिल में इनकार की आग सुलग रही थी, लेकिन कबीर की जिद और रौब के सामने प्रिया कमजोर पड़ गई थी। लेकिन ये बात उसे सुकून नहीं दे रही थी। तब दोनों अस्पताल के गलियारे की ओर बढ़ रहे थे। तब एक की नजरें आगे थीं और दूसरी की पीछे रह जाने की बेबसी पर। उधर कबीर की दादी का कमरा साफ सुथरा, ठंडा और सुकून भरा था। उस कमरे में खिड़की से हल्की सी रोशनी छनकर आ रही थी, जो दिल को एक अजीब सी उदासी में लपेट रही थी। उस कमरे में मशीनों की हल्की सी आवाज और हवा में दवाइयों की हल्की महक और पुरानी लकड़ी की कुर्सियों का माहौल, सब कुछ और भारी बना रहा था। तभी कबीर ने दरवाजा धीरे से खोला और प्रिया के साथ अंदर दाखिल हुआ। तब कमरे में कदम रखते ही कबीर ने प्रिया की ओर देखा और आंखों से चुप रहने का इशारा किया। तब प्रिया ने सिर झुकाकर चुपचाप उसका इशारा मान लिया। फिर कबीर धीरे धीरे अपनी दादी के बिस्तर के पास पहुंचा। तभी उसकी दादी की गर्दन धीरे से उसकी ओर मुड़ी और उनके चेहरे पर जैसे रोशनी सी चमक उठी। फिर उन्होंने प्यार भरे लेकिन शिकवे वाले लहजे में पूछा, कब से तेरा इंतजार कर रही थी कबीर, कहाँ रह गया था? फिर उनकी नजर प्रिया पर पड़ी तो वो गंभीर होकर बोली, और ये लड़की कौन है? इस पर कबीर ने गहरी सांस लिया, जैसे कोई कहानी सुनाने की तैयारी कर रहा हो। फिर बोला, दादी, ये मुझे अभी बाहर मिली। दरअसल ये काम मांग रही थी और बहुत रो रही थी। कह रही थी कि गर्भवती है, पैसे नहीं है, बच्चा पैदा करना है और इसका कोई सहारा नहीं। तो इसने मुझसे गुजारिश की कि साहब कोई काम दे दो। तो मैंने सोचा इसे अपने घर में रख लेते हैं। वैसे भी आपकी देखभाल के लिए कोई तो चाहिए, और मुझे पुराने नौकरों पर भरोसा नहीं है। इस पर कबीर की दादी ने पहले प्रिया को सिर से पांव तक गौर से देखा, फिर गंभीर लहजे में बोली, अगर ये गर्भवती है तो मेरी देखभाल कैसे करेगी कबीर? जबकि मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे उठा सके, बिठा सके, बाथरूम ले जा सके, खाना खिला सके। लेकिन ये लड़की ये सब कैसे करेगी? तब उनके लहजे में प्यार के साथ साथ थोड़ी नाराजगी भी थी। लेकिन कबीर ने तुरंत प्रिया की ओर देखा और उसके बाजू को हल्का सा झटका दिया। फिर बोला, बताओ तुम कर लोगी ना? तब उसकी आवाज में सख्ती थी जो उसकी आंखों से भी झलक रही थी। तो प्रिया सहम सी गई। तब उसकी नजरें झुकी रहीं और फिर धीमी आवाज में बोली,
जी दादी, मैं सारे काम कर लूंगी, आप बिल्कुल चिंता न करें, आपको मेरे साथ बहुत सुकून मिलेगा। इस पर कबीर की दादी ने प्रिया को गौर से देखा, फिर इशारा किया, अच्छा तो फिर इधर आ मेरे पास। तभी प्रिया ने कबीर के हाथ से खुद को धीरे से छुड़ाया और उसकी दादी के पास जाकर बैठ गई। तभी कबीर की दादी ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। तब उनकी हाथों की उंगलियों में एक माँ जैसा प्यार था। फिर वो बोली, बेटी तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारा पति कहाँ है? तब उनकी लहजे में प्यार मगर चिंता थी। तभी प्रिया ने दादी की ओर एक नजर डाली, फिर तुरंत ही सिर झुका लिया, जैसे शर्मिंदगी से नजरें नहीं मिला पाई हो। फिर वो बोली, मेरा पति मुझे धोखा देकर छोड़ गया दादी। इतना सुनते ही कबीर के दादी का चेहरा गंभीर हो गया। फिर वो आगे पूछी, और तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? इस पर प्रिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं घर से भागकर शादी की थी, इसलिए घर में किसी ने मुझे स्वीकार नहीं किया। तब उसकी आवाज में दुख साफ झलक रहा था, जिससे कमरे में खामोशी छा गई। फिर प्रिया ने कहा, दादी आपसे एक गुजारिश है, मुझे एक मौका दे दीजिए, अभी मुझे रहने के लिए छत चाहिए, बदले में मैं आपका हर काम कर लूंगी। इस पर कबीर की दादी ने कुछ पल प्रिया को चुपचाप देखा, फिर धीरे से बोली, ठीक है बेटी, रख लेती हूँ तुझे, लेकिन अपना ख्याल रखना, ये दिन बहुत कीमती हैं। इस पर प्रिया कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई, लेकिन उसकी नजरें अभी भी जमीन पर टिकी थीं। तब उसके दिल में दादी की हमदर्द होने का दर्द भरा एहसास था। तब उस कमरे में शांति तो थी, मगर उस खामोशी के पीछे कई अनकही बातें छुपी हुई थीं। फिर शाम होते होते कबीर की दादी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। अब वे अपने कमरे में आराम कर रही थीं और प्रिया को घर के पीछे बने एक छोटे से कमरे में ठहराया गया था। वह कमरा छोटा था लेकिन साफ सुथरा था। उसमें एक बिस्तर था, ऊपर पुराना पंखा चल रहा था और खिड़की से हल्की हवा अंदर आ रही थी। उधर कबीर अपने कमरे में था, मगर बेचैनी के मारे बार बार इधर उधर टहल रहा था। तब कबीर के दिल में अजीब सी उथल पुथल मची थी। तब उसे न सुकून था न दिल को चैन, क्योंकि बार बार प्रिया का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था, उसकी थकी हुई निढाल हालत और वो बच्चा जो उसका ही था। तब कबीर ने कई बार खुद को रोकने की कोशिश किया, लेकिन उसका कदम अपने आप ही प्रिया के कमरे की ओर बढ़ गए। फिर वो धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर गया। अंदर प्रिया बिस्तर पर लेटी थी। तब उसकी आंखें बंद थीं और सांसें हल्की चल रही थीं। तब उसका चेहरा पीला पड़ गया था और थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तभी कबीर धीरे धीरे उसके पास गया और चुपचाप बिस्तर के किनारे बैठ गया। फिर कुछ पल वो उसे खामोशी से देखता रहा। तभी उसकी नजर प्रिया के उभरे हुए पेट पर ठहर गई। तभी थोड़ी हिचक के साथ उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हल्के से उस पर रखा। तब उस स्पर्श में जैसे बीते वक्त की कुछ यादें जाग उठी। तभी अचानक प्रिया की आंखें भी खुल गईं और वो घबराकर पीछे हट गई और फिर बोली, आप यहाँ? तब उसकी आवाज में डर और हैरानी झलक रही थी। तभी कबीर ने उसकी आंखों में देखा और बोला, बस देखने आया था, तुम ठीक तो हो ना? कहीं किसी से बात तो नहीं कर रही ना? फिर थोड़ा रुककर वो धीरे से पूछा, वैसे सच सच बताओ, ये बच्चा मेरा ही है ना? इस पर प्रिया की आंखें नमी से भर आई, लेकिन उसने नजरें झुका ली और गुस्से से बोली, ऐसे नीच शब्द मत बोलो कबीर, एक वक्त आएगा जब तुम बहुत पछताओगे, क्योंकि तुम जानते हो मैं कैसी थी। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुमने मुझे बस इस्तेमाल किया, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यह कहकर वो बिस्तर से उठने लगी। तब शायद वह वॉशरूम जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही खड़ी हुई उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और वो घुटनों के बल बैठ गई। तभी कबीर फौरन आगे बढ़ा और पूछा, क्या हुआ? तभी उसने देखा कि प्रिया के पांव सूजे हुए थे। तब वो चुपचाप दर्द सह रही थी। तभी कबीर ने गंभीर होकर उसके पांव देखा और बोला, तुम अपने पैर का भी ख्याल नहीं रखती, मालिश वगैरह तक नहीं करती? इस पर प्रिया ने हल्की सी हंसी के साथ अपना दुख छिपाते हुए कहा, जिसे मरना हो वो ख्याल क्या रखेगा कबीर? इतना सुनते ही कबीर का दिल जैसे भारी हो गया। फिर वो सख्त लहजे में बोला, खबरदार, जो अब यहां से हिली बस यहीं बैठी रही। इतना कहकर वो फौरन बाहर गया और घर के अंदर से कुछ देर बाद तेल की शीशी लेकर लौटा। तब प्रिया उसे चुपचाप देख रही थी। तब उसकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। तभी कबीर उसके पांव के पास बैठ गया, फिर तेल की शीशी खोला और धीरे धीरे उसके सूजे हुए पांव की मालिश करने लगा। तब प्रिया ने हैरत से उसे देखा, क्योंकि जिस कबीर के सामने दुनिया झुकती थी, जो कभी किसी के आगे नहीं झुका था, आज वह अपनी पत्नी के पांव के पास बैठा उसे मालिश कर रहा था और वो उसके जख्मों का मरहम बन रहा था। तब कमरे में गहरी खामोशी छाई थी। तब सिर्फ तेल की हल्की खुशबू और कबीर की सांसों की आवाज ही बाकी थी। तभी प्रिया ने कबीर के चेहरे को गौर से देखा, जहां पहली बार नरमी, शर्मिंदगी और शायद प्यार के कुछ रंग उभर रहे थे। लेकिन तभी वो रुक गई और अपनी नजरें फेर ली। इसके बाद वक्त धीरे धीरे बीतता गया।
5 दिन बाद एक दिन रात को कबीर की दादी के कमरे में हल्की सी रोशनी फैली थी, मगर उसकी दादी अपने नरम बिस्तर पर गहरी नींद में सोई थीं। तब उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे बरसों बाद चैन की नींद आई हो। तब उनके कमरे में खामोशी थी, सिवाय पंखे की हल्की सी गूंज के, जो माहौल में एक अजीब सी सनसनी पैदा कर रही थी। तभी कबीर ने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर गया। तब उसने अपना कदम धीरे धीरे रखा ताकि उसकी दादी की नींद में खलल न पड़े। तभी उसकी नजर प्रिया पर पड़ी, जो फर्श पर उसकी दादी के पांव के पास बैठी धीरे धीरे उनके पांव दबा रही थी। तब वो अपने काम में डूबी थी, लेकिन उसके चेहरे की थकान और सुस्ती साफ बता रही थी कि उसका शरीर अब साथ छोड़ रहा था। तभी कबीर धीरे से उसके पास गया और झुककर पूछा, कुछ खाया तुमने? वैसे कबीर ने आज से पहले कभी किसी की इतनी परवाह नहीं किया था, इसलिए प्रिया ने एक पल के लिए सिर उठाकर उसे देखा। तब भी उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी और थकान और उदासी साफ दिख रही थी। तभी वो धीमी आवाज में बोली, दादी अभी अभी सोई हैं, हम बाद में बात करेंगे। इस पर कबीर ने आंखें तरेरते हुए कहा, जो पूछा है उसका जवाब दो। कुछ खाया तुमने? दवा ली तुमने? इस पर प्रिया रुक गई और अपना सिर झुका लिया। फिर हल्के से बोली, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुमने ही तो कहा था कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, फिर ये सवाल क्यों? तब भी वो उसी बात पर अटकी थी। तभी कबीर ने गंभीर होकर कहा, जितना सवाल पूछता हूँ उतना ही जवाब दे। तब प्रिया जानती थी कि ये इंसान जवाब सुने बिना नहीं मानेगा, इसलिए प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया, फिर नजरें जमीन पर टिकाई और बोली, मैं सुबह से दादी के कमरे में हूँ, इसीलिए अभी तक कुछ नहीं खाया। तभी कबीर ने गुस्से में ताना मारते हुए कहा, बड़ी ड्रामेबाज हो तुम। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी गर्भावस्था जोखिम भरी है, तो अगर तुमने अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखा तो बच्चा बचेगा क्या? वैसे तुम चाहती क्या हो? बच्चा पैदा होने से पहले खत्म हो जाए, या तुम खुद किसी दिन गिर पड़ो? लेकिन अगर तुम्हें या मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए आखिरी बार कह रहा हूं। तब कबीर का लहजा सख्त था, लेकिन उसकी बातों में एक बेचैन फिक्र साफ झलक रही थी। तभी प्रिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा, जैसे ये शख्स उसे समझ से परे लग रहा हो। तब वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी जुबान बंद पड़ी रही। तभी कबीर चुपचाप बाहर निकल गया। फिर करीब 5 मिनट बाद वो खाने की थाली लेकर लौटा। तब प्रिया अभी भी दादी के पांव दबा रही थी, जैसे अपने दर्द को भूलकर उनकी सेवा में लगी हो। तभी कबीर ने आगे बढ़कर नरमी से उसका बाजू पकड़ा और बोला, चल उठ, यहाँ आ और सोफे पर बैठ। इस पर प्रिया घबरा गई और जल्दी से खड़ी हुई और सोफे की ओर बढ़ गई। तभी कबीर ने थाली टेबल पर रखा और उसके सामने बैठकर निवाले बनाने लगा। तभी प्रिया ने हिचकते हुए मना किया, नहीं मैं खुद। तभी कबीर ने एक सख्त नजर उस पर डाला और बोला, चुपचाप मुंह खोल, अगर ज्यादा बोली तो यहीं कुछ कर गुजरूंगा। इस पर प्रिया चुप हो गई। फिर धीरे से मुंह खोली तो कबीर ने पहला निवाला उसके मुंह में रखा। फिर पल पल बीतता गया और वो अपने हाथों से उसे खाना खिलाता रहा। तब प्रिया बार बार अपनी नजरें झुकाती, लेकिन कभी कभी चोरी छिपे उसके चेहरे को देख भी लेती। तब उसके हाथों की हरकत, माथे पर हल्की सी शिकन, सब कुछ अलग था, जो प्रिया को अच्छा भी लग रहा था। फिर एक बार उसने निवाले से मना किया, बस करो, अब मन नहीं है, बहुत हो गया करीब। इस पर कबीर ने नरमी से उसकी बात को अनदेखा किया और कहा, जब तक कि प्लेट खाली नहीं होगी तुम नहीं उठोगी। इस पर प्रिया चुपचाप खाती रही। तब कमरे की हल्की रोशनी, उसका स्पर्श और वो पल, प्रिया के लिए सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। तब उसे पहली बार महसूस हुआ कि कबीर का रवैया बदल रहा है, और तब कबीर को पहली बार उसकी पत्नी की कमजोरी ने उसे झकझोर दिया था। इसके 2 महीने बाद एक दिन रसोई में हल्की सी रोशनी फैली थी। तब उस पल समय तेजी से बीत रहा था और प्रिया चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी। तब वो चूल्हे पर धीमी आंच में चाय बना रही थी, लेकिन तब प्रिया के चेहरे की रंगत अब पहले जैसी नहीं थी, बल्कि अब गर्भावस्था का निखार उस पर आने लगा था। तभी उसने धीरे से चाय की पतीला चूल्हे से उतारी, फिर सावधानी से चाय को कप में डालकर ट्रे पर रखने लगी। तब उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में एक अनजानी उलझन भी थी, क्योंकि उसे हर पल लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो, पर वो खुद को नजरअंदाज करने पर मजबूर थी। तभी अचानक रसोई का दरवाजा खुला और कबीर की सौतेली मां रमा अंदर आई। तब उनके कदमों में हमेशा की तरह रौब झलक रहा था। तब वो खूब सजी धजी थी, महंगी साड़ी, महंगे गहने और चेहरे पर ताने भरी मुस्कान थी। तभी प्रिया ने एक नजर उनकी ओर देखा और फिर तुरंत अपनी नजरें झुका ली, जैसे कोई नापसंद साया कमरे में आ गया हो। तभी रमा ने उसे सिर से पांव तक देखा और ताने भरे लहजे में बोली, वैसे एक बात बता तू, कबीर की गलती क्या है? इतना सुनते ही प्रिया के हाथ रुक गए। फिर उसने धीरे से अपना सिर उठाया, कहा, कुछ नहीं, वो मेरे मालिक हैं और मैं नौकरानी। तब उसके चेहरे पर उलझन और परेशानी साफ दिख रही थी।
तभी कबीर की सौतेली माँ रमा ने ताने भरे अंदाज में हंसी और फिर बोली, तू तो कहीं से भी नौकरानी नहीं लगती, क्योंकि इतने महंगे कपड़े, इतनी खातिरदारी, दवाइयां और आराम, ये सब तो कोई पति ही करता है या कोई आशिक। इसलिए तू बता, ये बच्चा किसका है? तेरे पति का नाम क्या है? कहीं मेरे सौतेले बेटे का तो नहीं है? इतना सुनते ही प्रिया के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा उभर आया, लेकिन उसने अपने लहजे पर काबू रखते हुए कहा, मैडम, मैं यहाँ नौकरानी हूँ, लेकिन मेरा भी सम्मान है, इसलिए आप मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती और न ही ऐसे गंदे शब्द बोल सकती हैं। इतना सुनते ही रमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर वो बोली, बदतमीज लड़की, मेरे सामने जुबान लड़ाती है, रुक, अभी तेरा इलाज करती हूँ। ये कहते हुए उन्होंने हाथ उठाया ही था कि पीछे से एक मजबूत हाथ ने उनका बाजू थाम लिया। तभी प्रिया ने पलटकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि कबीर था। तब उसके चेहरे पर सख्ती झलक रही थी और आंखों में गुस्सा। तभी उसने एक झटके से रमा का हाथ पीछे किया और एक कदम आगे बढ़ाकर तीखेपन से कहा, किस हक से आपने इस पर हाथ उठाने की कोशिश की? क्या आपने उसे नौकरानी रखा है या फिर इसने आप पर जानवरों जैसा कोई सलूक किया है? इतना सुनते ही रमा हड़बड़ा गई, लेकिन फौरन संभल कर बोली, मैं तो बस पूछ रही थी कि इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन ये लड़की तो खुद ही बदतमीज है और तुम उल्टा मुझे धक्का दे रहे हो। कबीर, तेरे बाप को जाकर बताऊं ये सब? इस पर कबीर ने और सख्त लहजे में कहा, हाँ, जाकर बता दो कि उनका बेटा बाप बनने वाला है और तुम दादी बनने वाली हो। जाओ, अब खड़ी क्यों हो? इस पर रमा के चेहरे पर हैरानी और सदमा छा गया, लेकिन तभी उन्होंने पूछा, क्या मतलब कबीर, यानी ये लड़की तुम्हारी? तभी कबीर ने प्रिया के कंधे पर हाथ रखा और अपने करीब खींचकर फिर प्यार भरे लहजे में बोला, ये मेरी पत्नी है और अब मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। जो सुनाना था अब सुन लिया आपने, तो अब निकलो यहाँ से। इतना सुनते ही रमा जैसे जमीन पर जम सी गई, लेकिन उनकी आंखों पर अब भी यकीन नहीं आ रहा था। तभी कबीर ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे धीरे धीरे किचन से बाहर ले गया। तब प्रिया चुप थी, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तब वो हैरान थी कि कबीर, जो कुछ दिन पहले उसे अपना भी नहीं मानता था, आज वह अपनी सौतेली माँ के सामने उसे अपना पत्नी कह रहा था और उसके सम्मान की बात कर रहा था। तब रमा वहीं खड़ी की खड़ी रह गई और खाली नजरों से दरवाजे को देखती रही जहां से वो दोनों निकल गए। तब कबीर प्रिया को उसके कमरे में ले आया। अपने कमरे में जाते ही प्रिया ने तुरंत अपना हाथ कबीर की पकड़ से छुड़ाया और गुस्से में बोली, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने सबके सामने मुझे अपनी पत्नी कह दिया। तुम्हें पता भी है रमा आंटी कैसी हैं? वो तो पूरे घर में आग लगा देंगी। इस पर कबीर ने सुकून भरे लहजे में जवाब दिया, तो तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें अपनी पत्नी कहा और तुम्हारे बच्चे को अपना माना। इस पर प्रिया ने एक पल के लिए खामोशी ओढ़ ली, फिर धीरे से बोली, हाँ खुशी है, लेकिन तुमने बहुत जल्दी फैसला कर लिया। अब ये घर, ये लोग, तुम्हारे बाप, इन सब का क्या होगा? तभी कबीर थके थके कदमों से बिस्तर की ओर बढ़ा और बैठते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं करना, वैसे भी मैं यहाँ ज्यादा दिन रहने वाला नहीं हूँ। इस पर प्रिया भी परेशान होकर उसके पास बैठ गई। फिर बोली, कबीर क्या हुआ? मुझे कुछ तो बताओ, तुम बहुत उदास लग रहे हो, इसीलिए मेरी टेंशन और बढ़ रही है। इस पर कबीर ने प्रिया का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा और प्यार से देखते हुए बोला, चुप रहो तुम, बिल्कुल टेंशन मत लो, वरना तुम्हारी सेहत पर इसका असर होगा। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत लो। तब उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। फिर कुछ पल खामोश रहने के बाद वो बोला, तुम्हें पता है प्रिया, मैंने बहुत पहले सोच लिया था कि जब वक्त आएगा तो सबको सच बता दूंगा, और अगर बच्चा पैदा होने के बाद मैं सच बताता तो सब कुछ और बिगड़ जाता। रमा आंटी तो वैसे भी हर बात में टांग अड़ाती हैं, इसलिए मैंने आज उनके मुंह पर सब साफ कर दिया। इसलिए अब जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर वो एक पल रुका, फिर धीरे से बोला, भगवान का शुक्र है मेरा अपना बिजनेस है, फ्लैट है, इसीलिए हम यहाँ नहीं रहेंगे बल्कि अपने घर में सुकून से रहेंगे। इस पर प्रिया ने हिचकते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे बाप, तुम जानते हो वो कैसे हैं? वो तो। इतना सुनते ही कबीर का चेहरा सख्त हो गया। फिर वो बोला, मेरा बाप? वो मेरे किसी मामले में कभी शामिल हुए भी हैं? वो तो बात के मामले में जेरी हैं, इसलिए मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, न उनके फैसलों को माना। और तुम्हें पता है मैं इस बच्चे को लेकर इतना परेशान क्यों हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद वो कमी झेले जो मैंने झेली है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि अपनी औलाद को प्यार दूं, उसे वो खुशी दूं जो मुझे कभी अपनी माँ से नहीं मिली और जो मेरे अपने बाप ने मुझे कभी नहीं दिया। इतना सुनते ही प्रिया की नजरें झुक गईं। तब वो चुपचाप कबीर की भावनाएं सुन रही थी। तभी कबीर ने एक गहरी सांस लिया और फिर धीरे से बोला, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ प्रिया,
क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है और तुम्हें अकेला छोड़कर न्यूयॉर्क चला गया। इसलिए तुम्हारी हालत, तुम्हारी तन्हाई का मुझे कोई अंदाजा नहीं, जबकि मेरे लिए सब कुछ एक खेल था, मजाक था। शादी भी मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने पर किया था, वरना मेरी नीयत तो बस तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देने की थी। इतना कहकर कबीर खड़ा हुआ और धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी प्रिया ने अपना सिर उठाया। तब उसकी आंखों में नमी थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उधर दरवाजे पर जाकर कबीर के कदम अचानक रुक गए। फिर वो धीरे से बोला, लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान चाहता है तो इंसान को भटकने नहीं देता। इसलिए शायद भगवान ने मुझे तुम्हारे जरिए ही सुधारने का इरादा किया था। इसलिए अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना प्रिया। इतना कहकर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया, जबकि प्रिया की नजरें उसकी पीठ पर जमी रही, खामोश, उलझी हुई और कहीं ना कहीं टूटी हुई। तब वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। तब रात के सन्नाटे में कबीर धीमे कदमों से अपनी दादी के कमरे में गया। तब उसकी दादी की कमरे में हल्की नीली रोशनी जल रही थी, यानी तब उसकी दादी जाग रही थी। तब उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सुकून। तभी कबीर मुस्कुराकर उनके पास बैठ गया। तभी उसकी दादी ने खुशी से उसका हाथ थाम लिया और कहा, मैं पहले ही जानती थी कबीर कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरे पोते का है। तब उसकी दादी ने प्यार और यकीन भरे लहजे में कहा। तब कबीर कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो फिर से बोल पड़ी, कबीर, जिस तरह तू उस लड़की का हाथ पकड़कर मेरे कमरे में लाया था ना, और जिस तरह उसकी फिक्र में बेचैन था ना तू, और जिस तरह तू उसकी सेवा कर रहा था ना कबीर, ये सब देखकर एक माँ और दादी सब समझ लेती हैं। इसलिए मुझे भी उसी दिन यकीन हो गया था कि वो लड़की तेरी पत्नी है और वो बच्चा तेरा अपना है। इसलिए मैंने उस लड़की को रहने की मंजूरी दे दी। इतना सुनते ही कबीर ने अपनी नजरें झुका लिया। फिर बोला, दादी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उसे अकेला छोड़कर चला गया, जबकि मुझे पता था कि उसके घर वाले उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने पाप का प्रायश्चित कैसे करूं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपने इस अपराध से मुक्ति पाने का कौन सा रास्ता अपनाऊं। मैं दिल से बहुत शर्मिंदा हूं दादी। इतना सुनते ही उसकी दादी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, मेरा कबीर, मेरा लाडला, तूने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन तूने अपनी गलती मानी, उसकी तलाश की और उसका साथ दिया, उसका सम्मान किया। बेटा, यही बहुत है। इसलिए अब तू खुद को दोषी मत दे, क्योंकि यह सब भगवान की लीला है और मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की भी तुझे माफ कर देगी। बस अब भगवान से विनती कर कि तेरी पत्नी और तेरे बच्चे को सही सलामत रखे। तब कबीर चुपचाप अपनी दादी की बात सुनता रहा। फिर धीरे से बोला, दादी, मैं दोबारा शादी करना चाहता हूँ, पूरे रीति रिवाज से। मैं चाहता हूँ कि सबको बताऊं कि प्रिया मेरी पत्नी है और मैं उसे गर्व से अपनाना चाहता हूँ। इतना सुनकर कबीर की दादी की आंखें खुशी से चमक उठी। फिर वो बोली, शाबाश बेटा, अब यही वक्त है सब कुछ ठीक करने का। फिर कबीर ने एक पल बाद धीमे स्वर में पूछा, लेकिन दादी, अपने बाप का क्या करूं? वो कभी नहीं मानेंगे, वो प्रिया को कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे। इस पर उसकी दादी ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, सब कुछ एक दिन में नहीं होता, वक्त लगता है, लेकिन सच हमेशा जीतता है। इसलिए अगर तू सच्चे दिल से कोशिश करेगा तो भगवान सबके दिल बदल देगा। अभी बस तू अपनी पत्नी के साथ खड़ा रह। इस पर कबीर ने अपनी दादी की ओर देखा और झट से उनके गले लग गया। फिर बोला, दादी, मैं अपने बाप से कुछ नहीं चाहता, इसलिए मैं बस ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे को बेहतर भविष्य देना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ रहा तो उसे सिर्फ नफरत और ताने ही मिलेंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा वो सब सहे जो मैंने सहा। इस पर उसकी दादी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, जा बेटा, अगर तेरे लिए यही बेहतर है तो जा, लेकिन अपने दिल में कोई मलाल मत रखना, सब कुछ उस भगवान के हवाले कर देना। इसके बाद कमरे में खामोशी छा गई और सिर्फ दीवार पर चलती घड़ी की टिक टिक की आवाज बाकी रह गई, क्योंकि अब एक फैसला, एक बदलता वक्त और एक नया सफर शुरू होने वाला था। इसके 1 महीने बाद देहरादून के उसी प्राइवेट अस्पताल के बाहर रात के साए गहरे हो चुके थे। तब चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन कबीर के दिल में तूफान मचा हुआ था। तब वो उस अस्पताल के गलियारे की दीवार से टेक लगाए बेजान सा खड़ा था। तब उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर उदासी और दिल में बेचैनी, क्योंकि उस अस्पताल के अंदर ऑपरेशन थिएटर में प्रिया की डिलीवरी चल रही थी। वो लड़की जिसने पिछले कुछ महीनों में सिर्फ तकलीफें सही थी, अब वह अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। तब कबीर की नजरें ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे पर टिकी थी और तब उसकी दादी के शब्द कबीर के दिमाग में गूंज रहे थे कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली है, इसलिए तू उसे अपने प्यार से भर देना, क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ तो तुम कभी खुद को माफ नहीं कर पाओगे। तब यह सोचकर कबीर के कदम थर थर कांप रहे थे।
तब वो दिल ही दिल में बस भगवान को याद कर रहा था। हे भगवान, मेरे बच्चे को सही सलामत रखना, और प्रिया मेरी पत्नी, वो मेरी गुनहगार नहीं बल्कि मैं उसका गुनाहगार हूँ। इसलिए भगवान जो भी सजा देनी है मुझे दे दो, उसे कुछ मत होने देना, उसे अपनी पनाह में रखना। तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और वो नर्स बाहर निकली और उसके पीछे डॉक्टर शालिनी दिखाई दी। तब उनके हाथों में कपड़े में लिपटा एक नन्हा सा बच्चा था। तभी जैसे ही उस बच्चे की रोने की आवाज गूंजी, कबीर का दिल कांप उठा। तभी डॉक्टर शालिनी ने मुस्कुराकर बच्चे को करीब की ओर बढ़ाया और कहा, बधाई हो, बेटा हुआ है। तभी कबीर ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। फिर जब उसका बच्चा उसके हाथों में आया तो वो अपनी आंखें बंद करके दिल से भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। तब कुछ पल वो बस उस नन्हे मासूम चेहरे को देखता रहा जो उसका अपना बेटा था, उसका खून, उसका वारिस था। फिर उसने बच्चे को सीने से लगाया और रो पड़ा और दिल ही दिल में भगवान का शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर बाद वो संभला और डॉक्टर शालिनी की ओर देखकर बोला, मेरी बीवी कैसी है डॉक्टर? इस पर डॉक्टर शालिनी ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखी और बोली, प्रिया भी ठीक है, थोड़ी देर बाद तुम उससे मिल सकते हो। इस पर कबीर ने सिर हिलाया। तब उसकी आवाज गले में अटक गई थी, जैसे वक्त थमसा गया हो। थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने प्रिया को कमरे में शिफ्ट कर दिया। फिर कबीर वहां गया। तब प्रिया बिस्तर पर लेटी थी और थकान से उसका चेहरा फीका पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में वही मासूम चमक थी जो कबीर ने पहली बार देखी थी। तभी कबीर धीरे से प्रिया के पास बैठा और उसका माथा चूमा। फिर अपना माथा उसके माथे से लगाकर बोला, मुझे माफ कर दो प्रिया, मैं बहुत पछता रहा हूं। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि समय मेरे साथ ऐसा खेल करेगा। तुम मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे की माँ हो, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें और हमारे बेटे को नई और अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। इस पर प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कबीर की ओर देखा और कहा, कबीर, मैं अपनी जिंदगी संवारने के लिए मैंने कभी अपने बच्चे की जिंदगी खतरे में नहीं डाली, और मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जब तुमने मेरे पैरों पर तेल लगाया था, और जब तुमने मुझे अपनी पत्नी कहा था, उसी पल मेरा दिल पिघल गया था। बस मैंने जुबान से कुछ नहीं कहा। तुम ही मेरे बच्चे के पिता हो और मेरी जिंदगी के सबसे खास इंसान। ये सुनकर कबीर की आंखों से फिर आंसू बह निकले। फिर उसने प्रिया को धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। तब प्रिया ने भी अपनी कमजोर बाहों से उसे थाम लिया। तब वो पल खामोश था, लेकिन दोनों के दिल बहुत कुछ कह रहे थे। अब कबीर की बाहों में उसका नन्हा बेटा था और उसकी आंखों में प्रिया के लिए प्यार और पछतावा। तब अस्पताल के कमरे में वो पल जैसे जादुई पल था, क्योंकि दुख, जुदाई और गलतियों से भरा अतीत अब प्यार और नई शुरुआत में बदल रहा था। तभी प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कबीर को देखा और तब उनके बीच की खामोशी ने सब कुछ कह दिया। इसके एक हफ्ते बाद देहरादून के प्राइवेट अस्पताल से प्रिया को छुट्टी मिल चुकी थी, तो कबीर उसे और अपने बेटे को लेकर अपने नए घर आ गया। उसका देहरादून में एक छोटा सा सुकून भरा घर था जो उसने अपने बिजनेस की कमाई से लिया था। हालांकि घर सादा था, लेकिन प्यार और उम्मीद से भरा हुआ था। उस घर में खिड़कियों से हल्की धूप अंदर आ रही थी और बाहर पेड़ों की हरी छांव में चिड़ियां चहचहा रही थी। तब प्रिया बिस्तर पर आराम कर रही थी। हालांकि उसका चेहरा अभी भी थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक नई चमक थी। तब कबीर पास ही एक छोटे से पालने में अपने बेटे को देख रहा था, जिसका नाम उन्होंने अपने दादी के सुझाव पर अंश रखा था। कबीर ने धीरे से अंश का माथा छुआ और मुस्कुराकर कहा, ये हमारा भविष्य है प्रिया, मैं इसे वो सब दूंगा जो मुझे कभी नहीं मिला। इस पर प्रिया ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कबीर, तुम अब वो इंसान नहीं हो जो मुझे छोड़कर चला गया था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो कबीर ने पलटकर देखा तो वो उसकी दादी थी। उनके साथ वो नर्स भी थी जो प्रिया की देखभाल के लिए आई थी। तभी दादी ने कमरे में कदम रखा और प्रिया के पास जाकर बैठ गई। फिर उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़ा और प्यार से बोली, बेटी, तूने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। ये बच्चा तुम दोनों की जिंदगी का उजाला है। इतना सुनकर प्रिया की आंखें नम हो गईं। फिर वो बोली, दादी, आपने हमेशा मेरा साथ दिया, अगर आप न होती तो मैं शायद यहाँ तक न पहुंच पाती। इस पर दादी ने मुस्कुराकर कबीर की ओर देखा और कहा, और तू मेरा लाडला अब अपनी पत्नी और बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा ना, ये तेरी ही जिम्मेदारी है। तभी कबीर ने अपनी दादी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और कहा, दादी, मैं वादा करता हूं, मैं अंश को वो प्यार और सुकून दूंगा जो मैंने कभी नहीं पाया। इसके कुछ दिन बाद कबीर ने अपने नए घर में एक छोटी सी शादी की प्रोग्राम रखा। फिर उसने पूरे रीति रिवाज से प्रिया से शादी किया और उसे अपनी पत्नी के रूप में सबके सामने अपनाया। उसकी शादी में उसकी दादी, नर्स और कुछ रिश्तेदार
और उसके दोस्त आए थे। हालांकि तब कबीर ने अपनी सौतेली माँ रमा और अपने बाप को भी बुलाया था, लेकिन कबीर को यकीन था कि वो नहीं आएंगे। फिर भी उसने उन्हें मौका देना चाहा। शादी की शाम को जब सब लोग प्रिया और अंश को आशीर्वाद दे रहे थे, तभी दरवाजे पर एक जानी पहचानी आहट हुई। वो रमा थी। तब उनके चेहरे पर अब वो घमंड नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। तब वो धीरे से अंदर आई और प्रिया के पास रुकी। यह देखकर सब हैरान थे। तभी रमा ने प्रिया की ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था प्रिया, और मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा, लेकिन जब से अंश को देखा मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। मुझे माफ कर दे बेटी। तब कहते हुए उनकी आंखें नम थीं। तो प्रिया ने हैरानी से रमा को देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, रमा आंटी, जो हुआ उसे भूल जाइए, अब हम सब एक परिवार हैं। तभी कबीर ने रमा की ओर देखा और कहा, आंटी, आपने आज दिल जीत लिया। फिर उसने तंज कसते हुए पूछा, आखिर मेरा बाप नहीं आया ना? इस पर रमा बोली, ऐसा नहीं है कबीर, अपने दादी से पूछ ले, हो पिछले हफ्ते ही न्यूयॉर्क चले गए। तभी उसकी दादी ने पास आकर रमा का कंधा थपथपाया और कहा, बेटा, रमा सच कह रही है। वैसे बेटा, तूने साबित कर दिया कि सच हमेशा जीतता है, इसलिए तूने सही वक्त पर सही कदम उठाया। उस रात घर में हंसी खुशी का माहौल था। अंश की किलकारी, कबीर की दादी की आशीर्वाद और कबीर प्रिया का प्यार, सब कुछ जैसे एक खूबसूरत सपने में बदल गया था। इसमें 6 महीने बाद कबीर, प्रिया और अंश अपने नए घर में पूरी तरह से बस चुके थे। कबीर का बिजनेस भी अच्छा चल रहा था और वो न्यूयॉर्क से अपने काम को देहरादून शिफ्ट कर चुका था, जिससे प्रिया अब पहले से ज्यादा मजबूत और खुश थी। वो अंश की देखभाल के साथ साथ अपने पुराने शौक पेंटिंग को फिर से शुरू करने लगी थी। एक दिन सुबह कबीर और प्रिया अपने छोटे से बगीचे में बैठे थे। तब अंश उनकी गोद में खेल रहा था। तभी कबीर ने प्रिया का हाथ थामा और बोला, प्रिया, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। अगर तुम ना होती तो मैं आज भी उसी अंधेरे में भटक रहा होता। इस पर प्रिया ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, कबीर, हमने एक दूसरे को पूरा किया है और ये अंश हमारी जिंदगी का वो तोहफा है जो हमें हमेशा साथ रखेगा। तभी कबीर की दादी की आवाज गूंजी। तब वो बगीचे में आ रही थी उनसे मिलने। तभी बोल पड़ी, अरे मेरे पोते पोती, क्या बातें कर रहे हो? अपने इस बूढ़ी दादी को भी तो कुछ बताओ। इस पर कबीर और प्रिया हंस पड़े। फिर कबीर ने अपनी दादी को कुर्सी दिया और बोला, दादी, बस यही कि अब हमारी जिंदगी सुकून से भरी है और ये सब आपकी आशीर्वाद की वजह से है। तभी उसकी दादी ने अंश को गोद में लिया और प्यार से बोली, बेटा, ये सुकून तुमने अपने प्यार और हिम्मत से कमाया है। अब बस अपने परिवार को ऐसे ही संभालना। तब सूरज की हल्की किरणें बगीचे में फैल रही थीं। तब अंश की हंसी, कबीर और प्रिया का प्यार और दादी के आशीर्वाद, ये सब मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बना रहे थे। और अब कबीर का अतीत, उसकी गलतियां और प्रिया की तकलीफें अब सिर्फ यादें थीं, क्योंकि उनके सामने अब एक नया सुकून भरा भविष्य था। तो दोस्तों, प्रिया और कबीर की कहानी हमें सिखाती है कि गलतियों से सीखकर और प्यार और विश्वास के साथ हर मुश्किल को जीता जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको प्रिया और कबीर की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय।